दोस्तों, यह प्रश्न सॉल्व किया गया है आपके प्रोजेक्ट को देखते हुए। आप देखेंगे इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर दिया है पहला 4220 और 1340 का एचसीएफ यानी मैसा ज्ञात करना। तो सबसे पहले 4220 और 1340 में से जो सबसे बड़ा होगा उसे मानेंगे ए, जो सबसे छोटा होगा उसे मानेंगे बी। तो देखिए इसमें ए वाला बड़ा है, बी वाला छोटा है। उसके बाद जो बड़ा होगा और जो छोटा होगा उसी में हम इन दोनों में यानी 4220 और 1340 में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर रहे हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला होता है ए इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है। ए हमने माना है सबसे बड़ा वाला नंबर यानी 4220 और बी हमने माना है 1340। अगर 1340 से आप 4220 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और शेषफल बचेगा 200। तो हमने 200 लिखा है। अब पुनः आप 1340 में और 200 में पुनः आप क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला होता है ए इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है। इन दोनों में 1340 और 200 में बड़ा है 1340, इसलिए हम इसे पुनः मानेंगे ए। तो ए हो गया 1340 और छोटा वाला नंबर हो जाता है बी, इसीलिए बी हो गया 200। यानी 200 से आप 1340 में अगर भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा और शेषफल बचेगा 140। अब हम 200 और 140 में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो देख रहे हैं कि 200 और आगे हम आपको दिखा दें, यहाँ होगा कि 200 और 140 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किए हैं। तब यहाँ देख रहे हैं आप कि a इक्वल बी क्यू प्लस आर हो गया है। ये 200 क्या है, इसलिए ये 200 140 से बड़ा है, इसलिए a इक्वल हो गया 200 और b क्या है 140, इसलिए 140। अगर 140 से आप 200 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा और शेषफल कितना 60 बचेगा। तो पुनः आप 140 और 60 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो a इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है। अब इन दोनों में सबसे बड़ा 140 है तो a इक्वल 140 हो गया, b 60 है तो b 60 हो गया। यानी 60 से 140 में भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा और शेषफल बचेगा कितना 20। अब आप पुनः क्या करेंगे 60 और 20 में यानी 60 और 20 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला होता है a इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है। a इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है, यानी हम a इक्वल बी क्यू प्लस आर, ठीक है, फार्मूला लगाएंगे। यानी 60 और 20 में 60 और 20 में सबसे बड़ा है 60, तो हमने a इक्वल लिखा 60 और 20 से छोटा इसलिए हमने माना है b। तो हम 20 से अगर 60 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और शेषफल बचेगा कितना 0। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए यह प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो जाती है। मतलब जब शेषफल आपका 0 आ जाएगा तो प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और उस समय जो उसका भाजक होगा वही उसका एचसीएफ होगा। तो देखिए चूंकि इस स्थिति में भाजक 20 आया है, यहाँ भाजक क्या आया है 20, यानी b इक्वल कितना है 20। अतः यही 4220 और 1340 का मैसा यानी एचसीएफ 20 होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या दूसरा आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल 0, मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल ज्ञात करो या कीजिए। तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल 0 हमने कॉपी कर लिया है। अब इसे हम कंपेयर करेंगे द्विघात समीकरण से, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ठीक है। से तुलना करने पर a की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि देखिए a की जगह पे कितना है 1 है और b की जगह पे -7, तो -7 और c की जगह पे कितना है 12, तो 12 हो गया। हम जानते हैं मित्रों कि मूलों का योगफल जो होता है, मूलों का योगफल जो होता है ये होता है अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। अगर आपसे कोई पूछेगा कि मूलों का योगफल क्या होता है तब आप बताएंगे -b/a होता है। चूँकि यहाँ b की जो वैल्यू है, यहाँ
बी की जो वैल्यू है देखिए -7 है। क्या है? -7। ये -7 है, तो -7 यहाँ रखेंगे तो माइनस तो पहले से है। अब बी की वैल्यू -7, माइनस माइनस प्लस, तो यानी मूलों का योगफल कितना आ जाएगा? 7। ऐसे ही आप मूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, तो मूलों का गुणनफल देखिए क्या होता है? C/A होता है। क्या होता है? C/A होता है। और C की वैल्यू कितना दिया है? 12, तो C की जगह पे लिखेंगे 12, और A की वैल्यू देखिए कितना है? 1, तो आप लिखेंगे इसके जगह पे 1। ठीक है, तो यानी हो गया 12/1 हो गया। यानी मूलों का जो गुणनफल है ये हो जाएगा क्या? अल्फा इंटू बीटा इक्वल 12, यानी मूलों का गुणनफल 12 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए ताकि आप सिस्टम से लिख पाए। देखिए, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 343/700 शांत है या अशांत, बताओ। तो सबसे पहले आप हल लिखेंगे। 343 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो इसका अभाज्य गुणनखंड 7 गुणे 7 होगा। ठीक है, क्योंकि 7 सते 49, 49 सते 343। ऐसे ही ये 700 का करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। क्लियर? अब देखिए, ये 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या? 7 गुना 7 बच रहा है, और नीचे 2 पे पावर 2 यानी ये 2 बार है, इंटू 5 पे पावर 2 ये 2 बार है। क्लियर? अब आप नीचे देखिए, अब आप यहाँ कर सकते हैं 7 पे पावर 2 एंड डिवाइड बाय 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2। क्लियर? अब आपको यहाँ लिखना है दोस्तों, ये जो है ये P/Q के फॉर्म में होता है। तो यहाँ आप ऐसे नोट कर सकते हैं P/Q, ये भी P/Q। क्लियर? अब देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि यहाँ क्यों, यानी क्यों क्या है? हर में। यहाँ क्यों यानी हर में 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में आया है। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्लियर? ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये है आपका आंसर। तो देखिए, सबसे पहले अगर 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के अतिरिक्त और कुछ रहेगा तो वो सदैव अशांत होगा। यहाँ हमने 7 से 7 कैंसिल आउट कर दिया है, तो यहाँ से 7 नीचे से गायब हो गया है, और 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2 केवल बचा है। अगर इसके अलावा और कुछ आया होता तब ये अशांत होता, लेकिन यहाँ 2 और 5 आया है, अतः यह शांत होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूल √3 + 1 और √3 - 1 है। दिया है मूल, मतलब ये दिया है और ये दिया है। हम जानते हैं द्विघात समीकरण बनाने वाला जो सूत्र होता है x² - कोष्टक में मूलों का योगफल इंटू x प्लस कोष्टक में मूलों का गुणनफल इक्वल क्या होता है? 0। यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? x², ये माइनस है माइनस, और मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है। ये x है तो x, ये प्लस तो प्लस। अब मूलों का गुणनफल हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या? 0।
अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने अल्फ़ा का नाम दिया ये, और बीटा क्या है, ये है। यानी जो रूट पहला देगा वो अल्फ़ा के इक्वल होगा, और जो दूसरा वाला रूट होगा वो बीटा के इक्वल होगा। तो हम जानते हैं मूलों का योगफल निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। तो अल्फ़ा का मान हो गया √3 + 1, अब प्लस है तो प्लस, अब बीटा का मान √3 - 1 है तो ये लिख दिया। -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया, और √3 और √3 ये है, यानी एक √3 और एक √3 हो गया, 2 √3 हो गया। अब देखिए ये इसका मान यहाँ हो गया। अब आगे देखेंगे अल्फ़ा का मान √3 + 1 है, इंटू मतलब गुणा, बीटा का मान √3 - 1 है। अब a + b, a - b, a² - b², यानी इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर यहाँ हो गया। अब आप यहाँ देखेंगे √3 का स्क्वायर हो गया 3, -1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब 3 में से 1 जाएगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हो जाएगा कितना, 2। अब आप फार्मूला को देख रहे हैं, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0। ये दो घात समीकरण बनाने का क्या है, फार्मूला है। तो ये x² है, ये माइनस है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान अभी आप निकाले हैं 2√3, तो यहाँ हो गया 2√3, चल रहा है साइड में x, तो x, ये प्लस है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आया है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 = 0। अब आप देख रहे हैं ये द्विघात समीकरण क्या है, बन गया, यानी x² - 2√3x + 2 = 0। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट पे चलते हैं, 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि बिंदु 3,4, 5,7 और 7,9 संरेख है या नहीं। देखिए संरेख होने का एक कंडीशन होता है। देखिए यहाँ 3 बिंदु A, B, C दिया है, अगर ये संरेख होंगी तीनों बिंदुआं तो ये परस्पर इस फॉर्म में होंगी, यानी कैसे, AB BC टोटल क्या AC, यानी AB प्लस का BC, AB प्लस BC इक्वल हो जाएंगे किसके, AC के। अगर ये तीनों बिंदु 1 2 3 ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो ऑल्सो इस कंडीशन को फॉलो करेंगी। अगर संरेख नहीं है तो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगी। तो चलिए ठीक, देखिए यहाँ A हो गया पहला वाला, AB, ये C हो गया। तो हम सबसे पहले AB के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो देखिए A यहाँ है, B यहाँ है, तो पहला वाला x, दूसरा वाला y, पहला वाला x, दूसरा वाला y। ये पहले बॉक्स की बात है 1 1, ये दूसरे बॉक्स की बात है 2 2। ठीक है, और दूरी के बीच का फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये x2 है, ये x2 5 है, तो आप रखेंगे यहाँ 5, ये माइनस है माइनस, x1 की वैल्यू कितनी है 3, तो रखेंगे 3, इसका होल स्क्वायर, ये प्लस है प्लस, देखिए y2 है, y2 का मान कितना है 7, माइनस y1 का कितना है 4, तो लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर। देखिए 5 में से अगर 3 जाएगा 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 4 जाएगा बचेगा 3, 3 का स्क्वायर, 2 का 4, 3 का 9, यानी रूट में कितना 13, यानी AB के बीच की दूरी कितना आया 13। तो देखिए AB के बीच की दूरी 13 आ गया, हमने यहाँ 13 लिख दिया। ठीक है ना, ये ध्यान देंगे आप। फिर आप आगे देखिए, जैसे आप AB के बीच की दूरी निकाले हैं, अब आप B और C के बीच की दूरी निकालेंगे। तो B का बिंदु ये और C का बिंदु ये है, तो फिर x y मानेंगे इन दोनों को। पहले बॉक्स की बात 1 1 आप लिख देंगे, दूसरे बॉक्स की बात है आप 2 2 लिख देंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ से आपको x1 x2 y1 y2 की वैल्यू मिल गई। अब आप इनके बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे कि दूरी का फार्मूला यूज करेंगे। दूरी का फार्मूला यहाँ हमने लिख दिया है, x2 है, x2 का मान 7 है, तो हमने x2 की जगह 7, ये माइनस है माइनस, x1 कितना है 5, तो हमने लिखा 5 का होल स्क्वायर प्लस प्लस, y2 कितना है 9, देखिए y2 9, y1 कितना है 7 7 क्या होल स्क्वायर, 7 में से 2 जाएगा 2, प्लस है प्लस, 9 में से 7 जाएगा 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, यानी रूट में कितना 8। क्लियर, यानी BC के बीच की दूरी कितना आ गई 8 आ गया, तो हमने 8 लिख दिया। तो देखिए
ए बी के बीच की दूरी रूट में 13, बी सी के बीच की दूरी रूट में 8 आ गया, 8 आ गया ना। अब देखिए, अब हमें ज्ञात करनी है ए सी के बीच की दूरी। अब देखिए, ए सी के बीच की दूरी अगर आपको ज्ञात करनी है तो एक्स वाई सिंपल जैसे आप मानते थे मान लेंगे। अब मानने के बाद आप क्या करेंगे कि दूरी के फार्मूले में रख देंगे, और रखने के बाद देखिए x1 y1 x2 y2, x2 है तो 7 है तो 7 रखेंगे, माइनस माइनस x1 3 है तो 3 का होल स्क्वायर, ये प्लस से प्लस। देखिए y2 9 माइनस y1 4 तो 4 का होल स्क्वायर, तो 7 में से 3 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस 9 में से 4 जाएगा 5, 5 का स्क्वायर हो गया, यानी 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 16 25 रूट में 41, यानी ए सी के बीच की दूरी कितनी आ गई, 41 आ गया। अब ध्यान देंगे, यहाँ तो रूट में 13, ये प्लस रूट में 8, लेकिन ए सी का रूट में 41, क्या ये जैसे ऊपर इक्वल है क्या नीचे वैसे इक्वल है, तो आंसर है नो। अगर इक्वल नहीं है तो आप लिखेंगे आप कि ये तीनों बिंदु यानी 3,4, 5,7 और 7,9 संरेखी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी की नहीं है, इसीलिए संरेखी नहीं है। तो एक बार आप फिर से देख लेंगे और इसे अपने प्रोजेक्ट फाइल में अच्छे तरीके से भर लेंगे। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है।